गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कॉन्सेप्ट क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अभिषेक कुमार आज फिर से आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आपके लिए आज हम ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक पार्ट लेकर आए हैं, जिसमें आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में छोटा छोटा बिल्कुल इम्पोर्टेंट पॉइंट को हम लोग आज सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन के रूप में आज हम लोग पहले इसको जानते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन क्या है, इसका परिचय क्या है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री जो है इसका हिंदी होता है त्रिकोणमिति। इसका हिंदी क्या होता है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री वर्ड जो है 3 वर्ड से मिलकर बना है। फर्स्ट वर्ड क्या है? ट्राई। दूसरा वर्ड जो है गॉन, और तीसरा वर्ड जो है मेट्रोन से मिलकर बना है। क्लियर है? फर्स्ट वर्ड है ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट वर्ड जो है 3 पार्ट में बटा हुआ है, 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहला वर्ड है आपका ट्राई, दूसरा गोन, तीसरा है आपका मेट्रॉन। ट्राई मतलब होता है 3, गोन मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन मतलब होता है माप। अर्थात कहने का मतलब कि 3 भुजाओं का मापन, 3 भुजाओं का मापन। तो इसको हम लोग कह सकते हैं, इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसको हम लोग जानते हैं इस रूप में। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ होता है त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना। मतलब त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना, यही इसी पॉइंट को हम लोग त्रिकोणमिति के अंतर्गत में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो अब जो है हम लोग इसके बेसिक पॉइंट को सीखते हैं। क्या क्या चीज इसका बेसिक पॉइंट है? तो त्रिकोणमिति जो है मेनली रूप से यह 3 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राई, गोन और मेट्रोन। ट्राई का मतलब 3, गोन का मतलब भुजा, मेट्रोन का मतलब माप होता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना। देखिए 3 भुजा मतलब 3 भुजा किस में होता है? त्रिभुज में। त्रिभुज की भुजाओं का मापन करना। क्लियर है? अब जो है इसका उपयोग जो है प्राचीन काल में पहले करते थे लोग। खगोलविद जो थे वह पृथ्वी से तारे और ग्रहों की दूरियों को मापने के लिए किया करते थे। किसका उपयोग? त्रिकोणमिति का उपयोग। ठीक है, अब जो है इसका और भी अन्य कार्यों में इसका किया जाता है, जैसे कि ऊंचाई और दूरी मापने में भी इसका उपयोग किया जाता है। क्लियर है? यहां तक हम लोग देखते हैं। अब इसके बाद कि त्रिकोणमिति में जो है त्रिभुज की चर्चा हो रहा है, तो कौन सा त्रिभुज का चर्चा हो रहा है और कैसे क्या हो रहा है इसमें, इसके बारे में हम लोग बिल्कुल विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो इसमें जो है एक त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है। इसका फिगर हम यहां तक बना लिए। ए है, बी है और सी है। एबीसी एक त्रिभुज है। यह कैसा त्रिभुज आपको दिख रहा है? समकोण त्रिभुज। तो त्रिकोणमिति में जो है सबसे पहले जो है बात करते हैं कि त्रिकोणमिति में एक समकोण त्रिभुज की आवश्यकता पड़ती है, और उस समकोण त्रिभुज के सहारे पूरा त्रिकोणमिति हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में जो है समकोण त्रिभुज में बात करते हैं हम लोग। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं, समकोण त्रिभुज एबीसी। इसमें से एक कोण जो है कोण बी 90 डिग्री है। अब ध्यान देते हैं इसका प्रॉपर्टीज क्या क्या चीज है समकोण त्रिभुज का। तो 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है, सम्मुख भुजा, इसके सामने का जो भुजा होता है वो क्या होता है? कर्ण होता है। अब देखिए यहां से किसी भी कोण को एक विशिष्ट कोण ले लेंगे। जैसे कि हम इस कोण को विशिष्ट कोण थीटा कोण मान लिए, थीटा मान लिए, इस कोण को हम थीटा मान लिए।
तो थीटा के सामने की भुजा, थीटा के सामने सम्मुख भुजा, देखिए इस कोण के सामने का भुजा यही है ना, इस कोण के सामने की भुजा यही है हमारा, तो इसके सामने की भुजा क्या कहलाता है, लंब कहलाता है। और थीटा के संलग्न भुजा, थीटा की संलग्न भुजा मतलब थीटा की इस भुजा के सहारे बना हुआ है इस कोण, ये कोण जो है इस भुजा के संलग्न से बना हुआ है, तो इसका एडजेसेंट एंगल जो एडजेसेंट जो साइड होगा वो ये होगा, और ये कहलाता है हमारा आधार। क्लियर है? हम लोग कर्ण को H से डिनोट करते हैं, लंब को P से करते हैं, आधार को B से करते हैं। कर्ण का मीनिंग होता है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस। लंब का होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। और आधार का होता है बेस। क्लियर है? कर्ण हो गया H हाइपोटेनस, लंब हो गया हमारा P परपेंडिकुलर, आधार हमारा हो गया B यानी बेस। क्लियर है फ्रेंड्स? अब हम लोग देखते हैं कि ये सब जानकारी हम लोग प्राप्त कर लिया। अगर थीटा हमारा यहाँ होगा, ध्यान दीजिएगा, एक और फिगर एक कंडीशन बताते हैं। समकोण त्रिभुज है A B C, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। अगर हम इसको थीटा मानते हैं तो क्या होगा, देखिए 90 के सामने हमेशा क्या होगा, कर्ण होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? जिस कोण को हम थीटा मान लिए या फिर कुछ भी जिस कोण के लिए हम उठाते हैं वैल्यू, तो थीटा कोण ये हो गया, इसके सामने की भुजा ये जो होगा वो लंब कहलाएगा, और इसके साथ जो भुजा है इस कोण या कोण जो है जिसके साथ बना है, जिस भुजा के सहारे बना है, उसको हम लोग कहते हैं आधार। इसको क्या बोलेंगे, आधार, एडजेसेंट साइड। ठीक है, आधार इसको बोलेंगे। तो क्लियर हो गया? अभी देखिए इस कोण को लिए थे तो इस कोण के लिए लंब यहाँ था, आधार यहाँ था। इस कोण के लिए लिए तो लंब यहाँ आ गया, आधार यहाँ आ गया। कर्ण हमेशा समान है, कर्ण का स्थान नहीं बदलता है, लेकिन जो शेष दो को जो यहाँ पे कोण बच रहा है, ये तो 90 हो गया, तीनों मिला के 180 होता है, दो को मिलकर 90 बचा, एक 40 होगा, एक 50 से एक 60 होगा, एक 30 से एक 45 होगा, दूसरा एक 45, इस टाइप से होगा। तो दोनों का जो है एंगल जो है कोण जो बचा है, दोनों कोण वह जो है उसके अनुसार से लंब और आधार जो है चेंज होते रहता है। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे देखिए हम सीखते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं पाइथागोरस प्रमेय का, जो कि हम लोग चैप्टर 6 में भी पढ़े हैं, पहले से भी पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस प्रमेय इसके अनुसार से क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज जो है A B C 90 डिग्री है, ये हमारा कर्ण हो गया, ये हमारे थीटा मान लेते हैं इसको, ये हमारा लंब हो गया और ये आधार हो गया। तो देखिए इसमें क्या होता है, पाइथागोरस ने बताया है कि ये जो भुजा होती है वो दोनों भुजाओं से क्या होती है, बड़ी भुजा होती है। सबसे बड़ी लंब, सब देख रहे हैं कि ये इतना लंबा, ये इतना लंबा, सबसे लंबा भुजा हमारा ये है। तो कर्ण जो होता है सबसे लंबी भुजा होती है, दोनों क्या, दोनों से भी अधिक होता है। इसका मान अगर कुछ है, इसका मान कुछ भी है, तो दोनों से ज्यादा जरूर होगा तीसरी भुजा। ठीक है, ये क्लियर है हम लोग का यहाँ से। और इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं, सपोज दैट इस दोनों को जोड़ते हैं, तो इस दोनों को जोड़ने पर ये जो वैल्यू होगा इसका योगफल से ये कम होगा। ठीक है, आगे हम बताएंगे इसके बारे में। तो देखते हैं हम लोग इसके बारे में कि पाइथागोरस ने क्या इसका दिया। तो कर्ण का स्क्वायर, इसका स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यही जो है फॉर्मूला पाइथागोरस ने बताया, इसके बारे में जानकारी दिया कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यानी इसको हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस यानी h का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस
बी स्क्वायर। क्लियर है? तो अगर हम यहाँ से वैल्यू निकालते हैं h का तो क्या होगा, इधर पावर 2 है, इधर आके क्या हो जाएगा पावर 1/2 यानी रूट हो जाएगा, तो p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया होगा आपको अच्छे से। आगे हम लोग इसी पर देखते हैं, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। देखिए ये तो वाला h बराबर निकल गया। अब देखिए इसी फार्मूला को हम लोग निकालते हैं, लिखते हैं यहाँ पे h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इंप्लाइज दैट क्या हो जाएगा। देखिए h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो हम p स्क्वायर का वैल्यू निकालते हैं, ये प्लस वाला b स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या बचेगा सिर्फ p स्क्वायर। ये वाला इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर आके हो जाएगा h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इधर बचेगा सिर्फ p स्क्वायर। क्लियर है? यानी कि ऐसे भी आप उलट के देख सकते हैं इसको, तो क्या हो जाएगा ये p स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंप्लाई दैट, इसी को आप लिख सकते हैं p बराबर क्या होगा, ये पावर 2 है, इधर आके क्या होगा पावर 1/2 हो जाएगा, यानी कि h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्लियर है? हम लोग का p का भी वैल्यू निकल गया। सेम इसी टाइप से अगला पॉइंट हम निकालते हैं, b का वैल्यू निकालते हैं। तो फिर देखते हैं h स्क्वायर बराबर क्या था p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर, तो ये b स्क्वायर का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं और इसको इधर लेके चले आते हैं। तो ये वाला p स्क्वायर देखिए प्लस में है, कुछ नहीं साइन है मतलब प्लस में, तो ये इधर प्लस वाला जो है इधर आके क्या होगा माइनस में हो जाएगा, तो इधर क्या लिखा गया h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर बराबर क्या बचेगा b स्क्वायर, अर्थात इसको हम लोग लिख सकते हैं b स्क्वायर बराबर h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। क्लियर है? इंप्लाइज दैट b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये पावर 2 इधर आके क्या हो जाएगा पावर 1/2 अर्थात रूट h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब जो है हम इस पर वैल्यू देखते हैं, वैल्यू रखकर देखते हैं, फॉर्मूला से इसका क्वेश्चन बनाकर देखते हैं। इधर हम लोग मिटाते हैं और जैसे एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी 90 डिग्री है ये, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया। अब जो है इसका वैल्यू हम आपको दे दिए कि चलिए ये 3 है, ये 4 है, 3 इकाई है, ये 4 इकाई, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो देखते हैं ये 90 डिग्री हमारा हो गया, ये दोनों में से कोई एगो लंब है, कोई एगो आधार है, किसी का प्रश्न वैल्यू में दिए कि कौन लंब है कौन आधार है, ये दोनों में से क्या है लंब और आधार, तो क्या होता है AC बराबर ये क्या हो जाएगा हमारा, AC का वैल्यू हमको ज्ञात करना है। लिखे यहाँ पे AB बराबर 3 सेंटीमीटर कर देते हैं इसको, इसका 4 सेंटीमीटर। अब BC बराबर जो है 4 सेंटीमीटर। हम पूछ रहे हैं आपसे कि AC बराबर क्या होगा, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो AC का स्क्वायर बराबर हम लोग जानते हैं ना कि AC का स्क्वायर बराबर क्या होगा, मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं AC का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ से AC बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए AC बराबर या इंप्लाई दैट AC बराबर क्या हो जाएगा, ये पावर 2 इधर आके पावर 1/2 हो जाएगा, अर्थात AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। देखिएगा यहाँ पे, इसलिए AC बराबर क्या होगा, इंप्लाई दैट AC इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, इंप्लाई दैट AC इज इक्वल टू क्या हो गया रूट 25, लास्ट में हम लिख देंगे बराबर हो गया 25 बराबर कितना आ गया, 25 का वर्गमूल होता है 5, इसलिए AC बराबर कितना आ गया, AC बराबर 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? तो देख रहे हैं कि इसका स्क्वायर जो है दोनों के स्क्वायर के योगफल के बराबर है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का
स्क्वायर 16, तो 9 और 16 कितना हो गया, 9 और 16 25, देखिए इसका स्क्वायर है 25। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। अब ध्यान देते हैं दोनों को जोड़ते हैं तो 4 3 7, देखिए इससे कम है ना, और देखिए तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा भुजा ही है। क्लियर है, ये तीनों भुजाओं में सबसे बड़ा भुजा है। और एक पॉइंट और याद रखना है कि दोनों को जब जोड़ेंगे तो जो है इससे जो है ज्यादा हो जाएगा, कर्ण से ज्यादा, क्योंकि दोनों जुट गया है। ठीक है, ऐसे आपको बहुत सारा एग्जांपल आएगा, उसमें भी हम लोग देखेंगे ये हमेशा जो है दोनों भुजाओं का योगफल से ये संख्या क्या होगा, कम होगा। और इस दोनों भुजाओं का वर्गों का योगफल जो है इसके वर्ग के बराबर होगा। क्लियर है फ्रेंड्स, यहाँ तक आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। आगे आपको और भी हम कॉन्सेप्ट के साथ आपको बताएंगे, समझाएंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहिए। अब जो है हमारा इसका मेन पार्ट स्टार्ट होता है त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। अब हमारा टॉपिक है, पॉइंट है त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियोज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आज हम आपको बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं, क्योंकि आपको इस टाइप से और भी बहुत सारा पॉइंट मिलेगा, लेकिन आपको इस टाइप से कॉन्सेप्ट कहीं नहीं मिला होगा। ठीक है, इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, इसको आज बहुत ही अच्छे से डील करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्रिकल रेशियोज क्या होता है, त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है। तो इसमें जो है समकोण त्रिभुज में जो है एक कोण तो 90 डिग्री होता है, और अन्य दो जो कोण है वो क्या होता है हमारा, देखिए यहां से एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री हमारा हो गया, ये 90 डिग्री हमारा हो गया। ठीक है, और अन्य दो जो कोण है क्या, न्यून कोण है। तो किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष, न्यून कोणों के सापेक्ष, या तो ये कोण या तो ये कोण, इसके सापेक्ष जो है त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात, त्रिभुज की जो भुजाओं का अनुपात होता है वह क्या होता है, कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। फिर से समझते हैं इसको कि किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोणों के सापेक्ष, न्यून कोणों के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। क्लियर है, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। आगे जो है इसके बारे में हम लोग डील करते हैं। तो देखिए त्रिकोणमिति में जो है 6 निष्पत्तियां होती है। कितनी निष्पत्तियां होती है, 6 निष्पत्तियां होती है। तो 6 निष्पत्तियां होती है, 6 निष्पत्तियों का नाम कैसे कैसे पढ़ा इसको हम लोग जानते हैं। ठीक है, बुक में क्या करते हैं आप लोग, देखते हैं, पढ़ते हैं, कहानी खत्म, समझने का प्रयास भी नहीं करते हैं, और समझाया हुआ भी नहीं रहता, क्योंकि उसमें सिर्फ लिखा हुआ रहता है, उसमें आपको कोई आपकी भाषा में नहीं समझाता। इसलिए हम आपको आपके अपने भाषा में हम आपको समझाएंगे, समझिएगा ध्यान से। तो देखिएगा कि इसमें जो है अनुपात, 3 को भुजा है, आपस में इसका अनुपात निकालेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं, इसको हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, कोई कोण को थीटा मान लेते हैं, या नहीं भी मानेंगे तो चलेगा। तो लिखते हैं सबसे पहला जो हमारा होता है साइन थीटा होता है। इस साइन थीटा का नाम जो है किसको पढ़ा है, किस चीज को पढ़ा, साइन थीटा नाम। तो साइन थीटा किस अनुपात को पढ़ा, वो जो है इस भुजा के सामने का भुजा, क्या इस कोण के सामने का भुजा, ये हमारा लंब हो गया, लंब हो गया ना, और इस 90 के सामने हमारा क्या हो गया, ये कर्ण हो गया, और इस थीटा कोण के एडजेसेंट जो साइड है वो हमारा संलग्न भुजा जो है ये हमारा क्या हो गया, आधार हो गया। ध्यान से समझिएगा। तो लंब का कर्ण के साथ अनुपात निकालेंगे, लंब का कर्ण के साथ अनुपात निकालेंगे तो साइन थीटा का वैल्यू कहलाएगा, साइन का वो वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, थीटा तो कुछ भी रहेगा, साइन का वैल्यू कहलाएगा। तो यहाँ पे साइन थीटा बराबर लिखते हैं लंब बटा कर्ण लिखते हैं। ठीक है, इसी को अगर हम लोग यहाँ फिगर से दर्शाएंगे तो क्या हो जाएगा, लंब हमारा AB हो गया, अब बटा क्या हो गया, या इसी को हम एक पॉइंट और थोड़ा सा लिख देंगे,
लंब बटा कर्ण। तो लंब का हम जानते हैं P से डिनोट करते हैं, इसका H से, इसका B से, ठीक है। तो ये हमारा हो गया P बटा H, इसी को हम लोग लिखते हैं तो क्या हो जाएगा AB बटा AC हो जाएगा, AB बटा AC। क्लियर है, फर्स्ट पॉइंट हमारा। दूसरा पॉइंट हमारा कॉस होता है, तो कॉस थीटा लेते हैं एंगल के अनुसार। तो कॉस थीटा किसको बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा। इस आधार का इसके साथ अनुपात निकालते हैं, आधार का कर्ण के साथ अनुपात निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हमारा आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण, आधार का होता है B, अब बटा हो गया H, तो B का मतलब है BC, अब बटा कर्ण का मतलब हो गया AC। तीसरा पॉइंट हम लेते हैं यहां से tan थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है जी, तो इस लंब का आधार के साथ इस दोनों भुजाओं का अनुपात निकालते हैं। लंब बटा आधार बराबर क्या हो जाएगा, लंब हमारा P अब बटा आधार हमारा B, लंब हमारा AB हो गया अब बटा आधार हमारा BC हो गया। अगला पॉइंट जो हमारा 4 नंबर पॉइंट जो है cot थीटा, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा। अभी तो हम लंब का आधार के साथ निकाले, अब आधार का लंब के साथ निकालेंगे। आधार बटा लंब, तो आधार का हो गया B और लंब का हो गया P, इसी को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आधार पहले तो BC और बटा क्या हो जाएगा लंब AB, तो BC बटा AB। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को यहाँ तक। 5 नंबर पॉइंट जो हमारा है सेक थीटा, तो सेक का वैल्यू क्या होता है, ये कर्ण का आधार के साथ हम लोग निकालेंगे रिलेशन। तो कर्ण का आधार के साथ अनुपात निकालेंगे, तो कर्ण बटा क्या लिखेंगे, इसको आधार लिखेंगे, कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार मतलब कि H बटा B, इसका मतलब हो गया AC बटा आधार का मतलब हो गया BC। छठा पॉइंट हमारा है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, तो कोसेक का वैल्यू क्या होता है, कोसेक का अनुपात किसका अनुपात को कोसेक बोलते हैं, तो कर्ण का लंब के साथ, तो कर्ण बटा क्या हो गया लंब हो गया, बराबर हो गया H बटा P इज इक्वल टू AC बटा AB। क्लियर है फ्रेंड्स, समझ में आया होगा आपको अच्छे से। यहां तक में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत आपको नहीं हुआ है। फिर से एक बार समझ लेते हैं सबका नाम। देखिए इस दोनों का इसके साथ निकाले, यानी लंब बटा कर्ण, अनुपात का मतलब होता है बटा, तो लंब अनुपात कर्ण निकाले तो इसको नाम पड़ा साइन। आधार अनुपात कर्ण, तो इसका नाम पड़ा कॉस। लंब अनुपात आधार, इसका नाम पड़ा tan। आधार और लंब, देखिए इसका उल्टा हो गया, यहाँ लंब आधार था, अब आधार लंब हो गया, तो इसका नाम पड़ गया कॉट। कर्ण आधार, तो इसका नाम पड़ गया सेक। कर्ण लंब, तो इसका नाम पड़ गया कॉसेक। ध्यान से देख रहे हैं कि उल्टा में कुछ कुछ दिख रहा है ना, इसका उल्टा जो है ये दिख रहा है, लंब बटा कर्ण, ये है कर्ण बटा लंब। इसका उल्टा ये देखिए cos थीटा आपका जो है आधार बटा कर्ण, और ये हमारा क्या है सेक थीटा कर्ण बटा आधार, इसका उल्टा दिख रहा है। tan थीटा लंब बटा आधार और cot थीटा आधार बटा लंब, इसका उल्टा दिख रहा है। क्लियर है फ्रेंड्स, यहां तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे का पॉइंट हम लोग सीखते हैं। ये सब तो हम लोग सीख लिए, अब इसका वैल्यू हम देंगे और यहां से क्वेश्चन बनाना होगा। चलिए एक समकोण त्रिभुज लेते हैं हम लोग। A B C, इसको 90 मान लिए, 90 है ही, माने क्या इसको थीटा मान लिए, ठीक है। ये वैल्यू हम 5 दे दिए और ये हम 12 दे दिए, और पूछे हम यहां से कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, ठीक है। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए सबसे पहले 90 के सामने कर्ण होता है, कर्ण का वैल्यू हमको मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकालेंगे। H है ये हमारा, इसके सामने का भुजा ये क्या हो गया P हो गया, और ये बच गया जो B हो गया, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, H का वैल्यू निकालेंगे। H का वैल्यू क्या होता है, रूट ओवर P² + B²।
इंप्लाई दैट, या बराबर में लिखते हैं p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर कितना है 5 है ना, ये p है 5, तो यहां से क्या हो गया 5 का स्क्वायर प्लस b का वैल्यू कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर हो गया। आगे हम देखते हैं ये 5 का स्क्वायर हमारा 25 है, अब प्लस 12 का स्क्वायर 144 है, बराबर क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा। और 169 का वर्गमूल क्या होता है 13 होता है ना, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसलिए h बराबर क्या आ गया 13, अर्थात इसका वैल्यू भी हमको मालूम हो गया 13 सेंटीमीटर आ गया। देखिए साइन थीटा यानी इस कोण के लिए साइन का वैल्यू क्या होगा, तो साइन का मतलब बात करें तो लंब बटा कर्ण हो गया। तो इसके लिए लंब हमारा ये है कर्ण, ये तो लिखते हैं साइन थीटा बराबर क्या हो गया p बटा h होता है। अब p बटा h का मतलब क्या ab बटा ac, ab बटा ac का मतलब 5 बटा 13। इस टाइप से पूछेंगे कि cos थीटा का वैल्यू बताइए, तो cos थीटा क्या होता है, cos का मतलब आधार बटा कर्ण। तो देखिए इस कोण थीटा के लिए आधार हमारा ये हो गया और कर्ण हमारा ये हो गया, तो क्या हो गया 12 बटा 13, यानी कि b बटा h लिखते हैं पहले, उसके बाद लिखते हैं 12 बटा 13। tan थीटा का वैल्यू ज्ञात करते हैं तो क्या होगा, tan का वैल्यू जैसे बोले तो लंब बटा आधार, इस कोण थीटा के लिए लंब हमारा ये आधार हमारा ये, तो लंब बटा आधार यानी कि 5 बटा 12, तो लिखते हैं p बटा b, अब बराबर क्या हो गया 5 बटा 12। चौथा हमारा cot थीटा, cot थीटा का मतलब होता है आधार बटा लंब, यानी कि b बटा p, अब b बटा p का मतलब 12 बटा 5 हो गया। इसके बाद हमारा sec थीटा, sec थीटा क्या होता है, तो sec थीटा हमारा जो है कर्ण बटा आधार होता है, यानी कि h बटा b होता है, बराबर हो जाएगा 13 बटा 12 हो जाएगा। इसके बाद हमारा पॉइंट है cosec थीटा, cosec थीटा बराबर क्या होता है, ये देखिए कर्ण बटा लंब, यानी कि हमारा हो गया h बटा p, h बटा p हो गया इज इक्वल टू हो गया 13 बटा 5। तो आज आपको अच्छे से समझ में आया होगा, आई होप आपको टोटल कॉन्सेप्ट जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप जो है इस पे क्वेश्चन बनाइए, प्रॉब्लम होगा कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके बताइए। अगर जो है आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करें। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, अगली क्लास में जो है इसका हम लोग मेन पार्ट यानी कि बेसिक फॉर्मूला जो होता है, कॉन्सेप्चुअल जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग सीखेंगे। आज बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ इसको हम बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ बताएं, समझ में आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।